हेलो क्लास। यहाँ से हम सर्किट के दूसरे पार्ट में एंटर कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग सर्किट्स को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सर्किट किस काम में आता है। किसी भी डिजिटल सर्किट को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और दूसरा सीक्वेंशियल सर्किट्स। पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है और ये क्या होते हैं। उसके बाद आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला दिख रहा है आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट का ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा होता है जिसमें कि इनपुट्स होते हैं, सर्किट पार्ट होता है जिसमें इनपुट प्रोसेस होते हैं और आउटपुट होता है। और वहीं अगर हम देखें सीक्वेंशियल सर्किट, तो सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है उसमें ये पार्ट तो सेम है, पर उसके अलावा एक और पार्ट होता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये है आपका मेमोरी एलिमेंट। इस मेमोरी एलिमेंट में आउटपुट से एक फीडबैक लिया जाता है। आउटपुट का जो फीडबैक है वो वापस हमारे इनपुट पर जाता है मेमोरी के थ्रू। कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंशियल सर्किट में जो हमारा आउटपुट रहता है उसके साथ उसको प्रोसेस करने के लिए इनपुट पर वो वापस दिया जाता है। मीन्स इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फीडबैक। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल इनपुट्स, एक्सटर्नल आउटपुट्स, नेक्स्ट स्टेट, करंट स्टेट। अब डिजिटल सर्किट में आपको ये चीज़ों से फेमिलियर होना पड़ेगा कि स्टेट वाइज हम लोग बात करेंगे जब हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की बात करेंगे। मतलब अभी की स्टेट प्रेजेंट स्टेट है और नेक्स्ट इंस्टेंट पे जो स्टेट आने वाली होगी वो नेक्स्ट स्टेट होगी, क्योंकि हम टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेट, इंटरनल इनपुट्स, इंटरनल आउटपुट्स, मतलब यहाँ से एक फीडबैक वापस से सर्किट में इंटरनली दिया जा रहा है। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में और क्या क्या अंतर होते हैं हम देखते हैं। आउटपुट डिपेंड्स ओनली अपॉन प्रेजेंट इनपुट। आपने अभी सर्किट में देखा, ये जो आउटपुट है यहाँ पर सिर्फ ये प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड कर रहा है, बट ऑन द अदर साइड इट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट इनपुट। मतलब कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि यह प्रेजेंट इनपुट, हेलो, तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इनपुट पे भी डिपेंड करता है और पास्ट इनपुट। एक्चुअली यहाँ पर मोर सूटेबल होगा आउटपुट। इनपुट भी आप लिख सकते हैं बट मोर सुटेबल इज़ आउटपुट। मतलब यह प्रेजेंट इनपुट के साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, तो जब अगली स्टेट की हम बात करेंगे तो उसके लिए ये जो आउटपुट है ये प्रीवियस आउटपुट हो चुका होगा। तो प्रेजेंट इनपुट के साथ पास्ट आउटपुट पे भी ये डिपेंड करता है। अब कॉम्बिनेशनल की स्पीड कॉम्बिनेशनल की स्पीड फास्ट होती है और सीक्वेंशियल की स्पीड स्लो होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फीडबैक पाथ भी होता है, तो फीडबैक के कारण इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसकी डिज़ाइन इजी होती है और इसकी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती है। हम देख सकते हैं कि एक पाथ अलग से रहेगा तो उसकी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होगी। यहाँ पर किसी फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती, पर यहाँ पर फीडबैक की ज़रूरत होती है। हम देख रहे हैं एक फीडबैक पाथ अलग से दिया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो सर्किट्स होते हैं ये टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर टाइम की ज़रूरत नहीं होती, बट ऑन द अदर हैंड सीक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। वो क्यों टाइम डिपेंडेंट होते हैं? क्योंकि एक दूसरा डिफरेंस में आप देख सकते हैं, दे हैव क्लॉक।
एंड दे नीड ट्रिगरिंग, क्योंकि इन सर्किट्स में हमें क्लॉक भी देनी पड़ती है। क्लॉक मतलब एक टाइम सिग्नल, एक सिग्नल जो कि डिपेंडेंट होता है टाइम पे, और उसी सिग्नल पे इन सर्किट्स का सीक्वेंस डिपेंडेंट रहता है। हर स्टेप इस सर्किट की, सीक्वेंशियल सर्किट की डिपेंडेंट होती है क्लॉक साइकिल पर। जैसे जैसे क्लॉक साइकिल आएगी वैसे वैसे ही इस सर्किट की नेक्स्ट स्टेप डिसाइड होगी, इसलिए ये सर्किट टाइम डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्री ब्लॉक्स आर लॉजिक गेट्स। ये जो सर्किट बेसिकली किस चीज़ से मिलके बनते हैं? लॉजिक गेट से। और सीक्वेंशियल सर्किट के लिए एलिमेंट्री ब्लॉक होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? एरिथमेटिक एज वेल एज बूलियन ऑपरेशंस, मतलब एरिथमेटिक जोड़ घटाओ, प्लस माइनस, या फिर डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। बट अगर सीक्वेंशियल की बात करें तो दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन मेमोरी। ये डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप से। नेक्स्ट आता है, हमने अभी देखा, दे डोंट हैव क्लॉक देयरफॉर दे डोंट नीड ट्रिगरिंग, मतलब इनमें क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इन सर्किट को चालू करने के लिए किसी अलग प्रकार का ट्रिगर मतलब एक अलग प्रकार की पल्स देने की ज़रूरत नहीं होती। और सीक्वेंशियल सर्किट में हम एक पल्स देते हैं क्लॉक के फॉर्म में, जिससे ये सर्किट चालू होता है। अगर हमने इन सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक नहीं दी है, मतलब सर्किट काम नहीं करेगा। इसकी पूरी वर्किंग डिपेंड करती है आपकी क्लॉक साइकिल पे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम सीक्वेंशियल भी होता है, मतलब ये एक सीक्वेंस के थ्रू चलेगा, और वो सीक्वेंस किस पे डिपेंड करेगा? क्लॉक साइकिल पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशनल के एग्जाम्पल्स होते हैं एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। हाफ एडर, फुल एडर, सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर। और अगर हम सीक्वेंशियल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, रजिस्टर्स। ये सभी हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट से पहले, डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट से। पहला कॉम्बिनेशनल सर्किट अगर हम देखें डिस्कस करने के लिए तो वो होता है हाफ एडर। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और समझना होगी कि यदि हम किसी भी सर्किट को एनालिसिस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं तो हम कैसे करते हैं? ये एक कॉमन मेथड है जो कि हर सर्किट के लिए आपको याद रखना होगी। मान लीजिए मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी है और मैंने बोला है कि एक सर्किट है जिसके कुछ इनपुट्स हैं और उन इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट्स हैं, तो आप उस सर्किट को डिज़ाइन करिए। तो आप उस सर्किट को कैसे डिज़ाइन करेंगे? उसको डिज़ाइन करने के लिए आपको उसके इनपुट्स और आउटपुट्स यदि आपके पास हैं तो वो सफिशिएंट है। इन इनपुट्स के थ्रू आपको एक ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी और उस ट्रुथ टेबल से आपको इस सर्किट के लिए इसके आउटपुट्स को देखते हुए के मैप के थ्रू बूलियन फंक्शंस डिज़ाइन करने होंगे। और वो बूलियन फंक्शन अगर आप डिज़ाइन कर लेते हैं तो वही आपका आउटपुट होगा, और उसी के थ्रू हम देख सकते हैं कि इस सिस्टम का सर्किट क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक हाफ एडर है, उसके 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस हाफ एडर के लिए इंटरनल सर्किट डिज़ाइन करेंगे। अब वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि हाफ एडर क्या करता है। हाफ एडर जो मेनली काम करता है वो एडिशन का काम करता है। अगर आपके पास कोई 2 बिट्स हैं और उनको ऐड करना है तो वो आप हाफ एडर से कर सकते हैं।
गिव्स आउटपुट इन 2 बिट्स एज सम एंड कैरी, और इसका आउटपुट 2 बिट में रहता है, एक होता है सम और एक होता है कैरी। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 बिट्स हैं तो आप उसको हाफ एडर से ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 बिट कोई सी भी 2 बिट है, उनके लिए हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, इधर देख सकते हैं। जैसे 0 0 को जोड़ा तो इनको जोड़ने पे भी 0 आया और कोई कैरी नहीं आया, इसलिए कैरी भी 0 है। 0 1 को जोड़ते हैं तो आंसर आता है हमारा 1, मतलब कोई कैरी नहीं आता है हमारा, इसलिए कैरी 0 है। 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 0 को जोड़ने पे आंसर क्या होगा, 1 0 को जोड़ने पर भी हमारा आंसर जो है सेम होगा। सॉरी, यहाँ मिस्टेक से 1 0 लिखा गया है, यहाँ पर होगा 0 1, मतलब जोड़ने पे हमारा सम कितना आया है 1, और कैरी नहीं आया है, इसलिए कैरी कितना है 0, ये नहीं आएगा यहाँ पे। इसके बाद अगर हम 1 1 को जोड़ते हैं तो 1 और 1 को जोड़ने पे हमें यहाँ पे भी गलत लिखने में आ गया है, 1 और 1 को जोड़ने पे हमारा 2 आता है, और 2 मतलब 1 0। ठीक है, ये 4 रिज़ल्ट हमारे पास हैं, तो इन्हीं को हम आउटपुट में लिखेंगे। आउटपुट में आप देख सकते हैं, आउटपुट टेबल में आप देख सकते हैं, ये सम के लिए है और ये कैरी के लिए है। तो यहाँ पर जो हमने एडिशन किया है इसमें से ये सम है और लेफ़्ट वाला कैरी है। तो ये चारों रिज़ल्ट ये करेक्ट मैंने किया अभी। यहाँ पर आएगा 1 0 और यहाँ पे आएगा 0 1, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर भी करेक्शन हो जाएगा, इसमें सम आएगा 0 और यहाँ 1 ही रहेगा, और ये दोनों रिज़ल्ट्स सही हैं। तो इस टाइप से सबसे पहले हमने इनपुट्स के थ्रू हमारी ट्रूथ टेबल तैयार कर ली। ट्रूथ टेबल हमारा इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन बताती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आउटपुट है हमारा, इसको हम के मैप के थ्रू डिज़ाइन करेंगे। के मैप के थ्रू डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर तो ये ट्रूथ टेबल छोटी सी है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि बड़ी ट्रूथ टेबल होती है तो हमें डेफिनेटली के मैप की ज़रूरत होती है, और उससे हम इजीली निकाल सकते हैं कि हमारे बूलियन फंक्शन की वैल्यू क्या है। अभी आप देख सकते हैं कि ये सम जो आउटपुट है, इसके लिए मैंने इक्वेशन लिखी है। तो इस सम में आप देख सकते हैं कि 1 कहाँ पे मिल रहा है आपको, एक तो फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे, मतलब इसकी कौन कौन सी मीन टर्म्स पे हमें आउटपुट 1 मिल रहा है, 1 और 2, इसलिए हमने इसको लिखा है समेशन m 1, 2। और इसको हम मीन टर्म्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a बार b प्लस ए बी बार। क्यों, क्योंकि यह क्या है a बार b और ये टर्म क्या दे रही है हमको, a b बार। तो मीन टर्म्स को हम ऐसे ही एडिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जब हम किसी भी बूलियन फंक्शन को एसओपी के फॉर्म में लिखते हैं। हमने के मैप में देखा था कि एसओपी क्या होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एसओपी का यूज़ किया है। ठीक है, तो यह हमारा सम फंक्शन आ गया, a बार b प्लस ए बी बार, या फिर मीन टर्म के फॉर्म में 1, 2। और अब आप यदि देखेंगे तो आप याद कीजिए, हमारी XOR गेट की जो ट्रूथ टेबल है वो भी कुछ सम से मैच करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सम किसके इक्विवेलेंट है, A XOR B, यही XOR का सिंबल है।
तो ये सम बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी। अब यहीं पे अगर हम कैरी की बात करेंगे तो कैरी की ट्रूथ टेबल किससे मैच कर रही है, एंड गेट से, इसलिए कैरी बराबर हमने क्या लिखा है, ए डॉट बी, क्योंकि एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ए डॉट बी। आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं 3 0 है और सिर्फ एक ही 1 है। आपको यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है सर्किट एनालिसिस में कि हम दो तरीके से आउटपुट लिख सकते हैं, या तो हम 0 वाले आउटपुट्स को देखेंगे या फिर 1 वाले को देखेंगे। 0 वाले को देखेंगे तब हम रिज़ल्ट को POS फॉर्म में लिखेंगे, हमने POS फॉर्म भी डिस्कस किया था। और जब 1 वाले को देखेंगे तो हम SOP के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैरी में आप देखिए सिर्फ एक ही जगह 1 है, किस जगह 1 है, यहाँ पे, और यहाँ पे A भी 1 है और B भी 1 है, इसलिए इस मीन टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A डॉट B। अगर कैरी में मान लीजिए यहाँ भी 1 होता, इस जगह भी अगर 1 होता, तो हम क्या लिखते, इसके प्लस में ये वाली टर्म भी लिखते हैं। ये वाली टर्म क्या होती, A बार डॉट B, क्योंकि A 0 है और B क्या है, 1 है। आई बात समझ में? इस तरह से हमें आउटपुट को देखते हुए हमारा बूलियन फंक्शन लिखना है। तो हमें यहाँ से दो बूलियन फंक्शन मिले, एक तो सम मिला और एक कैरी मिला। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो इसके बाद हमने ये दोनों फंक्शन लिए, दोनों आउटपुट्स हमारे आ गए। अब इसके थ्रू हम इसका सर्किट बनाएंगे। सर्किट बनाने के लिए हमें दिख रहा है कि हम कैसे बना सकते हैं। देखिए सम क्या है, ए एक्स और बी, तो एक एक्स और गेट लगेगा, और कैरी क्या है, ए डॉट बी, तो एक एंड गेट लगेगा। ए और बी हमने लिया, इन दोनों का एक्स और किया तो उससे सम मिल गया, और इन दोनों को अगर हमने यहाँ से लिया तो उससे हमें एंड करने पे क्या मिल जाएगा, कैरी। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन्स है इनके नोटिफिकेशन में याद रखिए। अभी आप देख रहे हैं कि ये लाइन यहाँ से ऐसी आ रही है, इसको क्रॉस करती हुई, तो ये दोनों आपस में टच नहीं है। ये कब टच होगी, जब आपको यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा डॉट दिखेगा इस पॉइंट पे। जब तक आपको ऐसा डॉट नहीं दिखता तो मतलब आपको ये समझना है कि ये लाइन एक दूसरे से टच नहीं है। ठीक है। और जब भी ये टच होगी तो इस टाइप से आपको यहाँ पे डॉट हमेशा दिखेंगे, अदरवाइज़ वो एक दूसरे से टच नहीं है। तो ये हमारा सर्किट हो गया सम और कैरी के लिए, मतलब हाफ एडर के लिए, क्योंकि हम अभी हाफ एडर देख रहे थे। अब यदि इसी सर्किट को हमें नैंड गेट से बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाफ एडर का सर्किट नैंड गेट से बनाइए। तो हमें मालूम है नैंड गेट के थ्रू हमने एक्सऑर गेट बनाया हुआ था, क्योंकि नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है। तो ये जो हमारा डिज़ाइन होता है ये होता है एक्सऑर गेट का। तो एज इट इज़ हमने इसको बना दिया, तो हमें एक्सऑर तो मिल जाएगा, मतलब सम मिल जाएगा, क्योंकि सम हमारा है ए एक्स और बी। अब हमें क्या चाहिए, कैरी। कैरी हमारा है ए डॉट बी। तो हमें मालूम है इस एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी बार, क्योंकि ये एंड गेट है। और इसी को एक और बार हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए डॉट बी। तो हमने यहाँ से लिया इसको और इसको एक और बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया नैंड गेट से, क्योंकि हमें पता है नैंड गेट से नॉट कैसे बनाया जाता है। तो हमको क्या मिल गया, ए डॉट बी, मतलब कैरी। ठीक है। अब इसी सर्किट को नॉर गेट से भी बनाया जा सकता है। हमें पता है नॉर गेट से एक्सऑर कैसे बनता है। तो नॉर गेट से आपको इसको खुद से ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आप ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हैं कि हाउ टू मेक हाफ एडर विथ नॉर गेट। ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि हाफ एडर को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखेंगे फुल एडर। नेक्स्ट लेक्चर में फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर एंड फुल सब्सट्रैक्टर। तब तक उसके पहले आपको ये सब चीज़ें मेन रिकॉल करनी है। क्या क्या,
ये सर्किट कॉम्प्लेक्स नहीं था हाफ एडर, लेकिन हमें यहाँ से क्या चीज़ पकड़ना है कि हम किसी भी सर्किट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, सर्किट का इनपुट और आउटपुट कॉम्बिनेशन। जैसे कोई भी सर्किट, उसका इनपुट पता है और आउटपुट पता है, तो हमें डिज़ाइन क्या करना है, ये सर्किट। इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, इन सभी आउटपुट्स की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए हम एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे। उस ट्रूथ टेबल में एक साइड इनपुट्स लिखेंगे और एक साथ आउटपुट्स लिखेंगे। फिर उन इनपुट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट्स की वैल्यू होगी। मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर हमारे पास आउटपुट है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके आउटपुट लेंगे। पहले आउटपुट के लिए हम के मैप के थ्रू फंक्शन निकालेंगे, वो फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। फिर दूसरे आउटपुट के लिए हम के मैप के थ्रू फंक्शन निकालेंगे, फिर वो फंक्शन भी हमारे पास आ जाएगा। तो उस फंक्शन के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि इस सर्किट के लिए सर्किट कैसे डिज़ाइन होगा। ठीक है, आगे हम जब और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।